केंद्र की भाजपा सरकार ने अज 1 जून ਨੂੰ 9 साल पूरे कर लिया है, जिस मौके लुधियाना विखे भाजपा के केंद्रीय सेहत मंत्री ने 9 साल ਦੀਆਂ प्राप्तियां गिनाईਆਂ। इस मौके मनसुख मंडविया ने कहा सरकार ने 9 सालों ਵਿੱਚ देश की गरीबी घटाई ਅਤੇ समाजिक स्कीमां का लाभ उन्हां लोकां तक पहुंचाया जिन्हां ਨੂੰ सरकारी स्कीमां का लाभ नहीं मिल रहा सी। ਅਸੀਂ किसानां ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ करोड़ रुपए की खाद ਅਤੇ सबसिडी दी है। किसानां ਨੂੰ महंगा यूरिया नहीं खरीदना पवेगा। आयोजित किए जा रहे हैं और साड़ी वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि साडे दरम्यान श्री मनसुख मांडविया जी केंद्रीय सेहत मंत्री अज लुधियाना आए ने और वो प्रेस नाल गलबात करनगे। उन्हां दे नाल श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री ने उत्तर प्रदेश तो और पंजाब का जिहड़ा हुणे पिछला लोक सभा का बाई इलैक्शन होया ਉਹਦੇ इलैक्शन इंचार्ज के नाते भी इन्होंने बहुत वड्डी भूमिका जी है वो निभाई। मेरे नाल बैठे ने मेरे लुधियाना के जिला अध्यक्ष रजनीश तिमान जी और परले पासे श्री जीवन गुप्ता जी साडे प्रदेश के महामंत्री और राकेश राठौर जी साडे प्रदेश के उपाध्यक्ष ने और मेरे नाल इधर पवन टिंकू जी साडे लुधियाना जाति जिला है वो अध्यक्ष ने। सो मैं हुण तुहाडे और मनसुख मांडविया जी दे विच बहुता ना रहिंदे होए मैं बेनती करांगा मनसुख भाई जी नूं कि वो अपनी गलबात अगे रखण। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। शायद ये मेरी दूसरी बार मिलना हुआ है। पहली बार आया था तब भी आप सब लोगों से संवाद हुआ था। दोस्तों, हम सब लोग परिचित है, वाकिफ है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 31 मई 2023 यानी कि 9 वर्ष पूर्ण हुआ है। दोस्तों, 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। देश में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया वो योजना सैचुरेशन मोड में जनता को उसका लाभ मिला। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भूतकाल की सरकारों में योजना बनती थी और उसका लाभ केवल पॉलिटिकल दृष्टि से दिया जाता था। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति, समुदाय, जाति का वोट नहीं मिला है, उसको घर नहीं मिलेगा। जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए, तो सभी गरीब को घर मिले। उसमें कोई ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय नहीं हो सकता है। गरीब गरीब होता है। सब गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए तो हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए तो हर गरीब को अपना घर मिले, उसके लिए प्रयास हो। इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया वो योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचा। पूर्व सरकार में स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा ही गांव तक पहुँचता है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। मोदी जी जब भी किसान के अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 की किस्त भेजते हैं तो 2000 रुपया भेजते हैं, कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी वहाँ से क्लिक करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा देश के 10 करोड़ किसान, हमारे पंजाब के हर किसान के अकाउंट में सीधा 2000 तो 2000 उसके अकाउंट में आ जाता है। बिचौलिया प्रथा नाबूद हो गई और सचमुच हर किसान को अपनी योजना का लाभ मिले, इस दिशा में काम हुआ है। दोस्तों, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देश का सशक्तिकरण हो, देश में रेवड़ी कल्चर को डेवलप नहीं किया। कहाँ देश के नागरिकों को मदद की आवश्यकता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ देश के नागरिक सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस देखी, सारी दुनिया में कोविड आया, हमारे देश में भी कोविड आया। मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मैनेजमेंट में लगा था। दोस्तों, समय सार सरकार को क्या करना होता है, ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल था उसका सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। मुझे पता है जब देश में लॉकडाउन लगा, देश में केस आने लगा, तो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी और मोदी जी संवाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब, एक वायरस है और अननोन वायरस है, वो क्या आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर करेगा वो दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानते हैं। लेकिन कोई वायरस का इलाज होता है केवल वैक्सीन। और देश की आज 70 साल का इतिहास ये था, दुनिया में रोटा वायरस बनता था, रोटा वायरस की वैक्सीन बनती थी, 8 साल के बाद इंडिया में आती थी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनती थी, 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, 6 साल के बाद इंडिया में आई। दुनिया में वैक्सीन बनती थी, दुनिया में उसका रिसर्च होता था, रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते उसको 6 साल से 15 साल लगता था। वैसा कोविड में होता होगा तो क्या होती हमारी स्थिति। तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था कि मुझे मेरे वैज्ञानिकों पर भरोसा है। आप कोशिश करिए, सरकार संसाधन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सफलता आपकी, निष्फलता मेरी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप प्रयास करेंगे, खर्च करेंगे और नहीं बना पाएंगे तो चिंता मत करो, अब आगे बढ़ो। और दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है, आज आप और मैं और देश की इकोनॉमी आज का रिपोर्ट है 6% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जीडीपी डेवलप्ड कंट्री में कई जगह पे माइनस है, कई जगह पे ग्रोथ 2% है, 3% है, चाइना का 4.5% है, और आप और मेरी कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ नाउ एंड टुडे दिस ईयर 6% एबव से ग्रोथ कर रही है। उसका वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा 20 दिसंबर 2020 और इंडिया का रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ फर्स्ट डोज दुनिया में 20 दिसंबर 2020 को लगा। हिंदुस्तान ने अपना आत्मनिर्भर तहत बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा। उसके बराबर 1 महीने के बाद इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया में लग गया। दोस्तों, हमारा वैज्ञानिकों की सिद्धि है, यानी कि हिंदुस्तान की सिद्धि है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी का विजन है। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने उस वक्त न्यूज़पेपर में देखा होगा
कि वैक्सीन शुरुआत में तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में थी, बाद में वो मार्केट ऑथराइजेशन पर आई तो उसकी प्राइस रखी गई थी 1500 रुपया, एक डोज का 1500 रुपया। आप सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज और कई लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगाया होगा। आपने 1 रुपया भी देना नहीं देना पड़ा है ना। 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व का कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है, जिन्होंने 220 करोड़ डोज 97% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करके कोविड के सामने एक सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था जनवरी में इंडिया का डेलीगेशन लेके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है, ऐसा चौतरा है, वहाँ एक सप्ताह के लिए दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, दुनिया की बिग पॉलिटिकल विल सब वहाँ उपस्थित होती है, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ होते हैं, दुनिया के जर्नलिस्ट लोग वहाँ होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में दाओस में जनवरी महीने में एक सप्ताह के लिए होती है और सारी दुनिया वहाँ रिप्रेजेंट करना उसके लिए गौरव समझते हैं। मैं भी हिंदुस्तान का डेलीगेशन लेके गया था। मुझे खुशी तब हुई, बिल गेट्स दुनिया के बड़े व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। 2-3 कंट्री का वर्थ हो इतना ही अपने स्वयं का वर्थ है। वो मुझे मिला, मीटिंग तय हुई, वो आए मिलने के लिए। तो स्वाभाविक हम तो भारतीय नागरिक हैं, खड़ा होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उसको बाहर लेने के लिए गया, उसके साथ शेक हैंड किया तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये बिल गेट्स का शब्द था। इतना ही नहीं, सारी दुनिया ने, एक समय था, मैं भारत का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो वहाँ बड़े लोगों को मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट मांगते थे। हमें सभी को अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मांगते थे। इस बार लास्ट जनवरी में दोस्तों, ये देश का गौरव और दुनिया की देश के प्रति अपेक्षा कितनी बड़ी है, मुझे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मांगनी पड़ी। सब लोग इंडिया की अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, मनसुख मांडविया की नहीं, इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देश दुनिया में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया की अपेक्षा इंडिया के प्रति बनी है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया, दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं थे और फूड क्राइसिस हो गई, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस होता था। सब लोग इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे कि इंडिया इतना बड़ा देश, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 130 करोड़ की जनसंख्या, हमारे लिए तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन हम दुनिया को भी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करके दुनिया को मदद करते हैं। ये हमारे किसान की समृद्धि और किसान लक्ष्य नीति का एक परिणाम है। एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता हो, सरकार ने आज तक किसान के नाम पे बात बहुत हुई, गरीब के नाम पे बात बहुत हुई। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। 52 ईयर्स, 133 दिन तक कांग्रेस ने शासन किया। 52 साल 133 दिन तक कांग्रेस ने शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटता गया, चुनाव में नारा में ही गरीब रह गया। दोस्तों, ये सामाजिक सशक्तिकरण नहीं कहा जाता है। सामाजिक सशक्तिकरण ये कहा जाता है कि हर गरीब को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले, यानी कि सारी सुविधा जीवन जीने की उसके यहाँ उपलब्ध हो। दोस्तों, इसलिए ही देश के गरीब परिवार को सम्मान और स्वाभिमान से वो कब जी पाएंगे? उसको अपना घर होना चाहिए। आज़ादी के बाद 5 करोड़ परिवार के पास अपना घर ना हो तो बहुत बड़ी दुखद बाबत है। मोदी जी ने मिशन मोड में कार्यक्रम चलाया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3.5 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर मिल गया है और सभी को सैचुरेशन मोड, सभी को, मोदी जी ने कहा सभी को घर मिलना चाहिए। दोस्तों, जब रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा,
तो पार्लियामेंट में कई लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि मोदी रेड फोर्ट से बोलने के लिए कई मुद्दा होता है, वो टॉयलेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये देश की संस्कृति और देश की मेरी बहन बेटी का इज्जत का सवाल है। हम सब लोग जो गांव की बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं उसको पता होता है, बहन दिन में उसके घर में टॉयलेट नहीं होता है तो दिन में वो टॉयलेट नहीं जा सकती, उसको रात को टॉयलेट जाना पड़ता है। और रात को रास्ते के साइड में उसको टॉयलेट जाना हो, फिर कोई व्हीकल आए, बहन बेचारी खड़ी होगी, उसका इज्जत का सवाल होता है। मोदी जी ने तय किया कि मैं मेरी हर बहन को इज्जत कर दूंगा और मिशन मोड में कार्यक्रम चलाया गया और देश में लगभग 12.25 करोड़ इज्जत घर बना। आज देश में एक भी फैमिली ऐसा नहीं है जो घर बनाना चाहे और सरकार ने उसको ना बना दिया। वो छोटी बात नहीं है, 11.72 करोड़ घर बना के, इज्जत घर बना के, यानी कि टॉयलेट बनाने का अभियान यहाँ मोदी जी ने एक गरीब परिवार की महिला की भी इज्जत का ख्याल रखा और आकाश में वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सैटेलाइट गिराने की टेक्नोलॉजी भी देश में डेवलप हो, उसकी दिशा में भी काम किया। उस सरकार की विकास लक्ष्य नीति और प्रजालक्षी नीति का ये परिणाम है। वैसा ही दोस्तों, पहले ग्रामीण इलाकों में 39%, 40% समझो ना, 40% घर में टॉयलेट था, आज 100% घर में टॉयलेट है। वैसा ही आज़ादी के बाद हर घर में नल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। टैप से शुद्ध पीने का पानी हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री की जो प्राथमिक ज़रूरियात होती है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जाके आओ तो उसमें 3 चीज़ कॉमन होती है। एक होता है वहाँ का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है वहाँ का लोगों का जीवन धोरण, उसकी लाइफ सिचुएशंस, उसकी लाइफ जीवन की स्थिति क्या है, तो उसको प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए। और दूसरा, देश में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को आज़ादी के बाद केवल राजनीति और सत्ता कारण की वजह से उसको उपेक्षित किया गया। हर घर को शुद्ध नल से जल मिले, उसके लिए जल जीवन मिशन चलाया और आज 12 करोड़ फैमिली देश में कुल मिला के 25 करोड़ फैमिली है, तो कई लोगों के पास पहले टैप वाटर होंगे और 12 करोड़ फैमिली तक उसको और एक्सटेंड किया गया। देश में हर घर में नल मिले। 2025 के पहले ये अभियान को पूरा करना है। दोस्तों, ये सब व्यवस्थाएं हैं ना, वो समाज जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करती है। हमें शुद्ध जल की बात करते हैं तो मैं हेल्थ मिनिस्टर और शुद्ध जल वो हेल्थ के साथ जुड़ जाता है। आपको शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर मिलता है तो आपकी सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के लिए भी ये उपयोगी होता है। मुझे बराबर याद है, मैं जब 20 साल पहले विधायक हुआ करता था और विधायक था, उस वक्त मुझे गैस सिलेंडर चाहिए था, तो गैस सिलेंडर का लंबा वेटिंग लिस्ट था। तो मैंने एजेंसी को पूछा कि भाई मुझे कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा विधायक जी ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है, आपको अभी 2 साल लगेगी। तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब के पास 36 पासेस होता है और आपको तो, आप तो विधायक है, एमपी के पास जाके एक कोटा लेके आओ तो आपको मिल जाएगा। तो मैं विधायक एमपी साहब के पास गया और उन्होंने उसके कोटे में से मुझे एक गैस सिलेंडर, गैस का कनेक्शन के लिए कोटा में से एक पास दिया था। एक इतना लंबा चौड़ा एक पास कूपन जैसा आता था, तो ये लेके मैं गया था। दोस्तों, समय बदला है। आज मोदी जी ने 9.5 करोड़ फैमिली को गैस का सिलेंडर, हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त गैस का सिलेंडर के लिए कोई खर्च नहीं। वो कभी कल्पना नहीं की थी कि एक गरीब परिवार के यहाँ उसके घर में गैस से चूल्हा जलेगा। उस तो लकड़ी से ही चूल्हा जलाना चाहे उसकी जिम्मेवारी ही हो। और साइंटिफिक रीज़न ऐसा कहता है कि जब एक दिन में चूल्हा जलता है और उसमें से धुआं निकलता है और उससे आँख में धुआं जाता है, महिलाओं को कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, 200 सिगारेट से जितना धुआं निकलता है,
इतना धुआं एक दिन में लकड़ी से चूल्हा जलाने से निकलता है, उसकी चिंता किसी को तो करनी चाहिए भाई। केवल राजनीति वोट के लिए ही होती है क्या? वोट मिल गया भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाया, दोस्तों कोविड में हमने दूसरी एक घटना देखी। हमारी जो संपदा, हमारी क्षमता है ना, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हमारी क्या क्षमता है? हमारी सभ्यता है, हेल्थ देश के लिए कभी कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए हेल्थ है, सेवा है। ये देश में सेवा करना, एक दूसरे को मदद करना हमारा स्वभाव है। हम कोविड क्राइसिस, बेस्ट कोविड मैनेजमेंट करने वाला देश दुनिया में क्यों बना? देखो, मैं उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग करता था और दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे कि हमारे देश में लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा है, हमारे देश में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, हमारे देश में नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ नर्स भी ड्यूटी पर आती थी, डॉक्टर भी ड्यूटी पर आते थे, हमारे पुलिसकर्मी भी अपनी सेवा बजा रहे थे। ये सब क्यों हुआ? और उस वक्त मैंने जब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एक कोविड के दरमियान लंबी चर्चा हुई थी कि कोविड मैनेजमेंट पर चर्चा करनी है, ऐसा विपक्ष ने डिमांड किया, तो मैंने स्वीकार किया कि चर्चा कर सकते हैं। उसकी रिप्लाई में मैंने कहा, क्या आप लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि मोदी जी थाली क्यों बजा रहे हैं, मोदी जी ताली क्यों बजा रहे हैं? आप लोग हमारी हंसी उड़ा रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन कब लगाएंगे। जब वैक्सीन लगाना चालू किया तो कहा कि वैक्सीन अच्छा नहीं है, ये मोदी वैक्सीन है, अच्छा होता तो मोदी नहीं लगा देता। मोदी ने कहा कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। वैक्सीन पहले नरेंद्र मोदी को नहीं लगेगा, पहले नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को नहीं लगेगा, लेकिन पहले देश में कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा, हमारे डॉक्टर्स को लगेगा, हमारी नर्स बहन को लगेगा, हमारे पुलिस कर्मी को लगेगा, हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले हर व्यक्ति को लगेगा। उसके बाद 60 एबव एज के कोमॉर्बिड लोग हैं, कोई ना कोई बीमारी है, उसको लगेगा, और उसके बाद जनरल को लगेगा। तो नरेंद्र मोदी को कोई बीमारी नहीं थी, तो जब 60 एबव जनरल की बारी आई तब उन्होंने लगाया। हम सब लोगों ने जब हमारी बारी आई तब लगाया। और उस वक्त ये कहते थे कि अच्छी वैक्सीन होती तो मोदी नहीं लगा लेता। जब मोदी की बारी आई तब मोदी ने लगाया, तो फिर उस वक्त राजनीति चालू कर दी। यही स्टेट में राज करने वाले लोगों ने भी राजनीति चालू कर दी थी कि मोदी ने क्यों, वजह देश को लगाना बाकी और मोदी ने क्यों लगा दिया। उसकी बारी आई तब उन्होंने लगाया, तो फिर कहा कि अभी देश इतना बड़ा देश कब लगा देंगे, सरकार डेट डिक्लेयर करें। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम दिसंबर 2021 में देश में सभी लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे। तो फिर हमें क्वेश्चंस पूछने लगे, आप कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, आपकी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है। दोस्तों, देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बन गई और अक्टूबर नवंबर आते आते देश में 70-80% लोगों को फर्स्ट सेकंड डोज भी लग गया। दोस्तों, हिंदुस्तान कर सकता है। वैसे बेस्ट कोविड मैनेजमेंट इस वजह से हो पाया, समय पर उचित एक्शन लिया गया। किसने नर्सिस को प्रोत्साहित किया कि हमें ड्यूटी करनी चाहिए, किसने डॉक्टर को प्रोत्साहित किया? उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आकाश में ट्री कलर, हमारे एयरफोर्स के द्वारा ट्राई कलर लगा के उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए ताली बजाई, उसके लिए थाली बजाई। तो उसको छोटी बात नहीं है। और मैं ये समय में हर दिन मॉनिटरिंग करता था। कई ऐसे सोशल मीडिया पर हमने वीडियो देखा है, एक नर्स, उसका 3 महीने का छोटा सा बच्चा हो, बेटी हो, और वो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही हो, उसको ऐसा लगे कि मैं कोविड वार्ड में काम कर रही हूँ और मेरे बच्चे को मिलूँगी तो शायद उसको भी कोविड ना लग जाए। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो से उसका चेहरा देख लेती थी, आँख से आंसू बहा लेती थी, फिर दोस्तों काम में लग जाती थी। ये करने की प्रेरणा उसको किसने दी?
दोस्तों उसका हौसला बढ़ाया तब हुआ और हम सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस के सामने लड़ पाए। और उस वक्त इतना बड़ा देश आपने देखा होगा, किसी को भूखे सोने की नौबत ना आई। दुनिया की डेवलप्ड कंट्री में भी फूड पैकेट लेने के लिए मोटर कार की लाइन लगी थी। आपने उस वक्त थोड़ा सा मेमोरी रिकाउंट करो तो याद आएगा। डेवलप्ड कंट्री में, मैं कंट्री का नाम नहीं बोल रहा हूँ, जो डेवलप्ड कंट्री आप जिसको मानते हैं वहाँ 4 व्हील कार की लाइन फूड पैकेट लेने के लिए लॉकडाउन के दरमियान लगी थी। हम सब लोगों ने देखी। इंडिया में नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? सरकार ने उस वक्त 80 करोड़ पॉपुलेशन को मुफ्त अनाज देने का अभियान चलाया। आज तक चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को 1121 लाख मैट्रिक टन अनाज, आज तक 1121 लाख मैट्रिक टन अनाज आज तक इस राइस के रूप में, गेहूं के रूप में देश के गरीब परिवार को बांटा गया। और सरकार की ओर से हो सके इतना तो सरकार ने किया। हमारा देश का मॉडल हेल्थ का जो मैंने कहा ना, सेवा ये हमारा संस्कार है। मोदी जी ने आह्वान किया कि हम देश में कोई गरीब भूखे सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो हम सब लोगों ने क्या किया? एनजीओ से हो सके इतना एनजीओ ने सेवा की, कॉरपोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉरपोरेट सेक्टर ने किया। आप और मैंने क्या किया? हमारे घर के बगल में कोई गरीब भूखे नहीं सो गए हैं ना, हमने भी ख्याल रखा ना, हम सब लोगों ने ख्याल रखा, तब जाके हिंदुस्तान बचा। ये हिंदुस्तान का संस्कार है। ये संस्कार को थोड़ा सा ही इंसिस्ट किया तो हमने उसका आउटपुट देखा। दोस्तों, यही मोदी जी का नेतृत्व की विशेषता रही है। और वैसे ही दोस्तों देश आगे बढ़ता जा रहा है। वैसा ही जब बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। लेकिन कोई अमीर के यहाँ बीमारी आ जाती है तो उसके जेब में पैसा होता है, उसके घर में गाड़ी होती है, तुरंत ही गाड़ी लेके वो अस्पताल चले जाएंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे कि उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा या तो वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख खर्च आएगा। तो वो क्या बोलेगा? कहेगा चिंता मत करो, ऑपरेशन तुरंत ही करो, ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर साहब कहेंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई गरीब परिवार के यहाँ बीमारी आ जाती है, मिडिल क्लास के यहाँ बीमारी आ जाती है दोस्तों, और जब डॉक्टर साहब बोल देते हैं ना कि 5 लाख का खर्च आएगा, तब उसकी स्थिति बुरी हो जाती है। 5 लाख उसके जेब में नहीं होता है। दिन का कमाई के दिन का खाने वाले लोग, महीने की सैलरी 10,000 15,000 रुपया हो, 10-15 हज़ार रुपया से घर चलाने वाले लोग के पास बचत नहीं होती है। उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसका बेटे बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए वो छोटी छोटी बचत करते हैं। और ऐसी बचत करके पैसा इकट्ठा करते हैं और वो जब खर्च की नौबत आ जाती है तब वो कोई शाहूकार के पास जाना पड़ता है उसको। और देश में हर साल 56 लाख लोग, 56 लाख फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इसलिए चली जाती थी कि उसके यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ गई और खर्च हो गया तो बेचारा गरीब हो गया। छोटे से लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति हो और गरीबी, और ऐसा बड़ा बीमार 8-10 लाख का खर्च हो गया तो गरीब हो जाएगा। 56 लाख लोग फैमिलीज प्रति वर्ष बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते थे। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना आपने आज से ओबामा के शासनकाल में, जो आप पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको ये रीडिंग में आया होगा, ओबामा ने अमेरिका में 10 करोड़ अमेरिकन लोगों के लिए एक हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी और वो 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देती थी। अमेरिका में और दुनिया में उसकी बहुत वाहवाही हुई। आज मोदी जी ने 12 करोड़ फैमिली, एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था करके देश की विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम चलाई है। उसका लाभ लोग ले सके उसके लिए हर व्यक्ति के यहाँ प्रयास किया जा रहा है। 22,000 से अधिक हॉस्पिटल इस योजना के साथ जुड़ी हुई है। हॉस्पिटल में एक कियोस्क लगा हुआ है
वहाँ जाके कहेंगे, या तो ये अस्पताल में कोई गया हो और उसको ऑपरेशन करने की नौबत आई हो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे जाओ सामने कियोस्क लगाओ, वहाँ जाके पूछ के आओ आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है कि नहीं। वहाँ जाएंगे तो तुरंत ही ऐसा ऐसा करके उसको कार्ड बना के दे देंगे और कहेंगे ले कार्ड डॉक्टर साहब को बता दो, आपका 5 लाख का मुफ्त इलाज हो जाएंगे। दोस्तों, आज 5 लाख का मुफ्त इलाज सारे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पंजाब की जनता को भी उसका लाभ मिल रहा है। आज तक 6 करोड़ लाभार्थी ने 2018 से 2023 तक 6 करोड़ लाभार्थी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेके अपना स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। वैसा ही हेल्थ को एश्योर करने के लिए मैं फार्मास्यूटिकल विभाग का मिनिस्टर हूँ। दोस्तों, मुझे आपको बताना है, योजना बनाना एक बात होती है, लेकिन योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन आउटपुट देता है। मैं 2016 में मिनिस्टर बना। 2008 की यूपीए की गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सस्ते दर में मेडिसिन मिले उसके लिए जनऔषधि केंद्र चालू करने के लिए योजना बनाई थी 2008 में। मैं मंत्री बना 2016 में। 8 साल के बाद देश में 75 जनऔषधि स्टोर बना था। उसमें 50 टाइप की मेडिसिन मिलती थी और प्रति वर्ष 50 करोड़ का खर्च होता था। 50 करोड़ का खर्च होता था। 75 जनऔषधि केंद्र चलते थे, उसमें 50 टाइप की मेडिसिन मिलती थी और बंद हो रहे थे। मैं जूनियर मंत्री बना था, राज्य मंत्री बना था, तो मैं मोदी जी को मिलने गया। तो मोदी जी ने मुझे कहा कि एक सेवा का कार्य है आपके विभाग में, आप उसको करो तो जनता की सेवा होगी। और दोस्तों, जनऔषधि केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मिशन मोड में काम किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 9,500 जनऔषधि केंद्र है। हमारे पंजाब में भी 250 से अधिक जनऔषधि केंद्र हैं, पंजाब में भी है। और आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी आपके परिवार के लिए मेडिसिन लेने की आवश्यकता हुई हो तो आप जनऔषधि केंद्र पर जाइए। मैं भी आज यहाँ जनऔषधि केंद्र की मुलाकात पर जा रहा हूँ। ये जनऔषधि केंद्र पर आपको सस्ती दवा मिलेगी, क्वालिटी मेडिसिन मिलेगी। आज 1200 से अधिक टाइप की मेडिसिन जनऔषधि केंद्र पर उपलब्ध है। 150 से अधिक मेडिकल डिवाइस वहाँ पर उपलब्ध है। देश की हमारी महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, उसके मासिक धर्म की स्थिति में सैनिटरी पैड की कीमत मार्केट में 4 पैड लेने जाते तो 50, 55, 56 रुपये जितनी कॉस्ट होती है। मोदी जी ने तय किया कि हर मेरी गांव की गरीब महिलाओं को भी अपने सैनिटरी पैड का उपयोग करने की सुविधा हो, इसलिए 1 रुपये में 1 सैनिटरी पैड जनऔषधि केंद्र पर मिलता है। और आज तक 35 करोड़ सैनिटरी पैड की बिक्री जनऔषधि केंद्र पर हुई है। हर दिन डेली आप शांति से सुनेंगे तो फ़ायदा ये होगा पीछे वाले लोगों को। आप उसमें बताए जितना नहीं बताए ये तो ठीक है, लेकिन नॉलेज आपका अवश्य बढ़ेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये आप शायद कोई जगह पे पढ़ने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको दैनिक दिन आपकी रिपोर्टिंग में भी उपयोगी होगी। डेली 10 लाख से 15 लाख लोग जनऔषधि केंद्र की विजिट करते हैं और देश के मध्यम वर्ग, गरीबों को चौक्कस वर्ग के लिए निश्चित नहीं है, जिसको भी जो भी लोग वहाँ जाते हैं वहाँ जनऔषधि केंद्र पर उसको सस्ती दवाएं मिलती है। आप भी उसका अवश्य उपयोग करिए। वैसा ही दोस्तों, मैं भारत सरकार का फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हूँ, खाद्य मंत्री हूँ। और सशक्तिकरण किसको कहा जाता है उसका मैं उत्तम उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ राज्य है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, देश में 800 लाख मेट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। 800 से 850 लाख मेट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। उसमें से
500 लाख 450 से 500 लाख मैट्रिक टन खाद इंडिया में बनता है। 350 लाख से 400 लाख मैट्रिक टन खाद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरिया और डीएपी इंपोर्ट करने वाला कोई देश है तो उसका नाम भारत है। क्योंकि हमारा देश भी बड़ा है तो हम खाद 50% खाद फर्टिलाइज़र इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट थे। उसकी लड़ाई हो गई। अभी पोटाश देश में नहीं, मिनरल्स मिलता ही नहीं है देश में, तो हमें पोटाश खाद के लिए ज़रूरी है, इंपोर्ट करना पड़ता है। वो इंपोर्ट होता है बेलारूस से, रशिया से, वहाँ से यहाँ लाने की दिक्कत हो गई। उस वक्त लॉकडाउन था और कोविड था, तो कोविड की वजह से हमारे पोर्ट पे मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, शिप को लैंडिंग होने की परमिशन नहीं मिल रही थी, दुनिया में युद्ध की स्थिति हो गई, तो वहाँ खाद का उत्पादन भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो पेमेंट करना भी मुश्किल हो गया। तो हमारी खाद की प्राइस, डीएपी की प्राइस बढ़ के 900, जो सामान्यतः $250-300 होती है, वो बढ़ के हो गई $950। 300-350 होती है, वो बढ़ के $950 हो गए। यानी कि एक बैग डीएपी की उसकी कीमत हो गई 4,000 रुपया। एक बैग डीएपी किसान को यूज़ करना है तो उसकी कीमत हो गई 4,000 रुपया। एक बैग यूरिया का यूज़ करना है तो उसकी कीमत हो गई 3,500 रुपया। दोनों की कीमत इतनी बढ़ गई और सरकार ने बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपया की सब्सिडी निश्चित की थी। तो मैं मोदी जी के पास गया कि प्रधानमंत्री जी, खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है, एक डीएपी की बैग पर 2,500 रुपया सब्सिडी देने की नौबत आ गई। किसान को हम 1,350 रुपया में देते हैं, लेकिन उसकी कीमत हो गई 4,000 रुपया, तो हमें एक बैग पर 2,500 रुपया सब्सिडी देने की नौबत आ गई। हम यूरिया की एक बैग 266 रुपये में देते हैं किसान को, लेकिन उसकी कीमत हो गई 3,500 रुपया, तो एक बैग पर 3,200 रुपये की सब्सिडी देने की नौबत आ गई। और सब्सिडी की जो सरकार ने ग्रांट की थी वो ख़त्म हो गई। तो मैं मोदी जी के पास गया कि प्रधानमंत्री जी, मुझे खाद की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दो। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि 2 बात ध्यान में रखो भाई, एक किसान देश के लोगों का पेट भरता है, वो अन्नदाता है, और उसको उसकी जेब में बोझ नहीं डालना है। आप 2 चीज़ एश्योर करो। तो एज ए मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि एक, फर्टिलाइज़र की प्राइस नहीं बढ़ानी है, और दूसरा, देश में फर्टिलाइज़र की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में फर्टिलाइज़र रेशन में मिलने लगा। जैसा हमारे यहाँ गरीब लोग रेशन कार्ड लेके जाते हैं चीनी लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, वैसा दुनिया की स्थिति हो गई। वो रेशन में फर्टिलाइज़र देने लगे और इंडिया में फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होने दी। सारी दुनिया में मैं प्रवास किया, जॉर्डन गया, उस वक्त एक कटोकटी की स्थिति में रशिया गया, मोरक्को गया, सऊदी अरेबिया गया, सभी जगह पे जाके, और दोस्तों हिंदुस्तान की शाख बनी थी। उन्होंने प्रायोरिटी के बेस पर हिंदुस्तान को फर्टिलाइज़र दिया। हमने 200-2,500 रुपया एक बैग पर सब्सिडी दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपया की सब्सिडी एक वर्ष में, लास्ट ईयर 2.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र के पीछे भारत सरकार ने सब्सिडी दी। हम हिसाब किताब करें तो 1 हेक्टर में 18,000 रुपया हुआ। 18,000 रुपये 1 हेक्टर पर सब्सिडी दी, लेकिन किसान के लिए खाद की प्राइस नहीं बढ़ाई, किसान को फर्टिलाइज़र की कमी महसूस नहीं होने दी, और देश के किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया। दोस्तों, ये सरकार की प्रतिबद्धता कही जाती है। मैं गुजरात सरकार में एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का चेयरमैन था 2011-12 में, और 2007-8 में दुनिया में एक बार फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बढ़ी थी। सरकार मैनेज नहीं कर पाई थी। 3 महीने तक भारत के मार्केट में खाद नहीं था, किसान रोड पर थे
और किसान को खाद के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर गोली चली थी और हमारे कई किसान का जान गई थी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने बेस्ट फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करके देश के किसानों के हित में काम किया। वो यहाँ अनाप शनाप भाषण करके चले जाते हैं ना लोग। किसी के घर में पत्थर फेंक देना बहुत आसान होता है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जो विपरीत परिस्थिति में दोस्तों मोदी जी ने करके दिखाया, इस सत्य कथा है जो मैंने आपके सामने रखा। मोदी जी ने कभी सामाजिक तुष्टीकरण नहीं किया। उन्होंने सभी समाज के लिए, गरीब के लिए भी काम किया, तो व्यापारियों के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया। हमारे SC ST OBC, हमारे OBC रिजर्वेशन तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं था। ये मोदी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने पार्लियामेंट में OBC आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान की श्रेणी में लाए। ये मोदी गवर्नमेंट ने किया। वैसा ही SC ST OBC के रिजर्वेशन को नुकसान ना हो, उसका रिजर्वेशन यथास्थिति में रहे। लेकिन जो रिजर्वेशन में जो सोसाइटी नहीं है, उसमें भी एक गरीब क्लास है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी मोदी जी ने 10% आरक्षण का प्रावधान करके कई ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो उड़ना चाहते थे, अपने कैरियर को बनाना चाहते थे, उसको भी अपनी कैरियर बनाने का अवसर मोदी जी ने EWS रिजर्वेशन के तहत दिया। छोटी छोटी बात बहुत मायना करती है। हम लोग कहते हैं, आज तक हम बोलते थे विकलांग। समाज में कोई व्यक्ति को ईश्वर ने कोई त्रुटि दी हो और कोई कमियां दी हो, उसमें हो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऐसी स्थिति में जिसको कुछ कमियां है, ऐसे व्यक्ति के प्रति सोसाइटी की जिम्मेवारी बढ़नी चाहिए। उसको ज़्यादा प्रेम मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। केवल हम उसको मदद कर दे, फाइनेंशियली मदद कर दे, इनफ नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। मोदी जी ने विकलांग का नामकरण कर दिया दिव्यांग करके उसको अपॉर्चुनिटी भी दिया, उसको सम्मान भी दिया। हमारे लिए छोटी बात लगती होगी आपको, लेकिन कोई दिव्यांग परिवार के सदस्य को मिलिए और दिव्यांग व्यक्ति को मिलिए, दोस्तों छोटी कम्युनिटी होगी, बट उसको भी सम्मान देना इस सरकार की जिम्मेदारी के तौर पर मोदी जी ने करके दिखाया। दोस्तों मैं मोदी 1 गवर्नमेंट में हाईवे मिनिस्टर था, गडकरी जी के साथ राज्य मंत्री था। तो उस वक्त हम समीक्षा करते थे क्या बदलाव आता है। एक दिन में उस वक्त 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे। 8 किलोमीटर UPA गवर्नमेंट में नेशनल हाईवे बनता था। एक एफर्ट, बेस्ट मैनेजमेंट, उसका नतीजा ये निकला कि मोदी 1 गवर्नमेंट में अंत तक और मोदी 2 गवर्नमेंट के कार्यकाल में डेली एवरेज 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनना शुरू हुआ। 8 किलोमीटर और 40 किलोमीटर छोटी बात नहीं है। दुनिया में कोई भी कंट्री 40 किलोमीटर की रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड का नहीं कर पाया है। 40 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाने वाला कोई देश है, उसका नाम दोस्तों हिंदुस्तान है। वो आपका और मेरा देश है। हमारे ही इंजीनियर, हमारे ही तकनीकी, हमारे ही एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब संभव हुआ है। मोदी जी ने केवल व्यवस्था खड़ी की और हम लोग क्या कर सकते हैं उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसा ही मैं आया, अभी वंदे भारत ट्रेन में आया, एकदम स्पीड से चलने वाली ट्रेन। सालों तक 70 साल तक ट्रेन वही, रेलवे स्टेशन वही, रफ्तार वही, एक्सीडेंट वही। यही स्थिति में से आज रेलवे को बाहर निकाली। रेलवे स्टेशन साफ सुथरा है, अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है, PPP मोड से रेलवे स्टेशन बन रहा है। रेलवे की स्पीड 1.5 गुनी हो गई है। एवरेज 9 साल में जो देश की एवरेज स्पीड थी रेलवे की, उसको 1.5 गुनी हो गई ट्रेन की एवरेज स्पीड।
वो छोटी बात नहीं है। दुनिया में जिस टाइप में मोदी जी ने कहा कि जब हम देश का शताब्दी वर्ष मनाते हो तब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन भाषण से तो नहीं होता है। उसके लिए रोड मैप तैयार करना होता है, उसके लिए कार्य योजना बनानी होती है। भाषण हुआ था भूतकाल में, मुझे याद आ रहा है, सम्माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस वक्त अच्छा सोचा, उसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने उस वक्त नारा दिया था, जब मेरी एज वाले लोग हैं और मेरे से एबो वाले हैं 50-60 वाले, उसको पता होगा। उस वक्त नारा चला था 1985 में, हम देश को 21st सेंचुरी में ले जाएंगे। अच्छा विचार था, देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, यानी कि 21वीं सदी के अनुरूप हम देश को तैयार करेंगे। उसने अच्छी बात कही, लेकिन बात कहने से नहीं चलता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि लुधियाना से आप लोगों को दिल्ली जाना है, आपने ट्रेन की टिकट ली और ट्रेन 11 बजे उपड़ने वाली है। आपके पास टिकट आ गई, टिकट में ट्रेन का नंबर लिखा है, टाइम लिखा है और कोच नंबर लिखा है। 11 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, लुधियाना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 11 बजे जो कोच है आपके टिकट में, एक कोच के सामने जाके आपको खड़ा रह जाना होगा और ट्रेन वहाँ आएगी तो आप बैठ जाएंगे, तो आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए टाइम पर योग्य कोच के सामने आप खड़े नहीं रहेंगे और आप आगे जाके खड़े रह जाएंगे तो ट्रेन तो 5 मिनट रुकेगी, वो चली जाएगी, आप नहीं पहुंच पाएंगे। हुआ ऐसा, 21 की सदी में देश को ले जाना है, वो नारा चलता रहा और 21 की सदी के अनुरूप व्यवहार नहीं बन पाया, कार्य योजना बन नहीं पाई, यानी कि 21वीं सदी की ट्रेन तो उसके टाइम पे आ गई, लेकिन हम ट्रेन के स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तो एक अवसर हमने गवा दिया 1985 में, जो 21वीं सदी का भारत बनाने की बात हुई, हम नहीं कर पाए। और अभी मोदी जी ने संकल्प के साथ कार्य योजना बनाई कि हम देश का शताब्दी वर्ष मनाते हो तब, यानी कि देश आज़ादी का 100 वर्ष मनाते हो तब देश डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? तो 25 साल का रोड मैप, अमृत काल का रोड मैप। प्रधानमंत्री जी ने, जब कोविड चल रहा था, हम सब लोग लॉकडाउन में थे, तब हम भारत सरकार के मंत्री बैठे नहीं थे। मोदी जी ने हम सब लोगों को, देश की कई संस्थाओं को एक काम पे लगाया था। सब मिनिस्ट्री अपना अपना रोड मैप तय कर रही थी कि 25 साल में हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे। अटेंशन प्लीज़, अटेंशन प्लीज़। धीरे से, लाइट आती जाती रहती है, हमारा अटेंशन है। तो लॉकडाउन के दरमियान मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो 25 साल में हमारा देश का हेल्थ सेक्टर को क्या ले जाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से साल में, 1 साल में कितना करना चाहिए, 2 साल में कितना करना चाहिए, 3 साल में कितना करना चाहिए, 25 साल में क्या क्या करना चाहिए, उसका सारा रोड मैप हमने कई संस्थाओं के साथ, इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ, लोक संवाद के साथ इतनी एक्सरसाइज करके 25 साल का रोड मैप बना दिया। तो अभी कोई भी सरकार आएगी, रोड मैप तैयार है। सरकार कोई भी आएगी, ट्रेन अपनी पटरी पर चलती है ना, क्योंकि पटरी लग गई है तो उसको चलना ही है। सरकार आती जाती रहती है, ट्रेन बदलती रहती है, लेकिन पटरी वही है ना। हमने रोड मैप तय कर दिया है 25 साल का। ये 25 साल को देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और कोई भी सरकार आएगी तो सोचे कि देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए रोड मैप तैयार है, उसके पर चलने लगो। दोस्तों, 25 साल का रोड मैप मोदी जी ने कोविड क्राइसिस के दरमियान बना के तैयार कर दिया है। मुझे लगता है कि भी मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पीछे थकावट लगती है। फिर एक बार आऊँगा तो फिर आपको बताऊंगा, आप चाहेंगे तो। एक मिनट। तो फिर भविष्य में भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। वैसे भी पार्टी की व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो चुनाव तक आता रहूँगा। मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोगों का, मेरी पार्टी, मोदी सरकार, उसके लिए सकारात्मक
सहकार मिले। अपेक्षा ये है कि हम आपको जो तथ्य बताए, ये तथ्य जनता जनार्दन के पास पहुंचाने के लिए आप हमारा सबसे बेस्ट माध्यम है। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आप सब लोग आए, हमारा हौसला बढ़ाया। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और अभी आप पूछ सकते हैं। मनसुख भाई, आपने कोई उपलब्धियां बताई है मोदी सरकार की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार अभी भी इतनी महंगाई है, उसे क्यों लाइन पे आ सकी है इतने साल में? हायर एजुकेशन में इतनी महंगाई है देश में, लोगों को महंगी शिक्षा की ओर जाना पड़ता है, उसने क्या किया है मोदी सरकार ने? कुछ बताइए। बहुत अच्छा विषय है। देखो, एजुकेशन ए स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार राज्य को आर्थिक सहयोग करती है। हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो हेल्थ एजुकेशन, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट मॉडल बनाते हैं। हम आपके राज्य में, मैं हेल्थ का एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है। भारत सरकार का 60% पैसा मिलता है, उसमें मैन पावर लगाना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। आयुष्मान भारत योजना लागू करना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया, एक डिस्ट्रिक्ट को 5 साल में 60% के रूप में 100 करोड़ रुपया देने के लिए हमने कार्य योजना चलाई। तो राज्य सरकार, हम एक मॉडल देते हैं और राज्य सरकार का मॉडल को भी हम सम्मान देते हैं। तो राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी लोगों को एजुकेशन का अधिकार मिले, अपने स्थान पर मिले, उसके लिए एक मोटी मोटी गाइडलाइन के रूप में काम करता है। उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट योजना चलाती है, भारत सरकार उसमें 6% सहयोग करती है। कई राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, कई राज्य सरकार प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा भार देती है, लेकिन उसमें भी सरकार की बहुत क्लैरिटी है। प्राथमिक सुविधा एजुकेशन की सरकार को देनी चाहिए। कोई व्यक्ति को फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सामान्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन कोई लोगों को लग्जरी में बैठना है, कोई लोगों को प्लेन में जाना है, तो प्लेन में उड़ने के लिए की चिंता सरकार करे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने परिवार के सभ्य को 2 लाख की फीस वाले स्कूल में पढ़ाना है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर कर जाता है। लेकिन प्राथमिक एजुकेशन की सुविधा सरकार की ओर से मिले, इसलिए एजुकेशन का बजट भारत सरकार ने 3 टाइम बढ़ा दिया है। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। आपने गैस का जो एपिसोड आपने शेयर किया कि आपने गैस बढ़ा दिया था कहने पर किसी के, ठीक है, गैस आज की डेट में मुफ्त मिल रहा है, पर गैस सिलेंडर की जो रिफिल है सर, उसका दाम क्यों बढ़ गया है सर? 250 से आज 1100-1200 के आसपास हो गया है। लोग इस चीज़ से ही बड़े परेशान हैं सर। 12 गैस के सिलेंडर तो सब्सिडाइज रेट में मिलता है। दूसरा, गैस के सिलेंडर, गैस ये आज इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक हो गया है। कोई भी सरकार आएगी, हमारी सरकार हो कि, क्योंकि ये नीति हमने नहीं बनाई है, प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक करने का काम पूर्व सरकारों ने किया था, वो भी गलत नहीं किया था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। वो प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ती है, इंटरनेशनल प्राइस कम होती है तो उसकी भी प्राइस कम होती है। इंक्लूड करने के लिए पेट्रोल को भी कहा गया था ना सर, वो भी नहीं किया आपने। ये उसमें समझने का विषय है। एक मिनट अटेंशन प्लीज़, मैं एक के बाद एक क्लैरिटी करता जाऊँ तो आपको सुविधा भी रहेगी। कोई डिसीज़न पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, यानी कि डीजल, पेट्रोल, उसको जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल डिसीज़न करती है। आज तक भारत सरकार ने जीएसटी काउंसिल में सभी का कंसेंसस से डिसीज़न किया है, उसमें सभी पार्टी के हेल्थ फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो अभी आज तक उसमें कंसेंसस नहीं बन पाया है, तो निर्णय नहीं कर पाए हैं। हम तो चाहते हैं कि कल ही करें, लेकिन जब तक राज्य सहमत नहीं होंगे
तब तक करना मुश्किल है। कौन कौन से राज्य इसका विरोध कर रहे हैं? कौन से राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं इसका विरोध ये कर रहे हैं? जो दिल्ली में खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार इस पे जो सीरियसली नजर नहीं आती, वो बार बार इस पे आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार की इससे पॉपुलरिटी कमजोर हो रही है। इसलिए आखिरकार इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है उस पर एक गिरफ्तारी के लिए? बहुत अब तो किसानों ने भी कर दिया है इसमें सहयोग देने का, तो सरकार की उसमें फैसला देखो, सरकार का काम है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से डिमांड आई कि एफआईआर करो, सरकार ने एफआईआर की, पुलिस उसकी तपास कर रही है और तपास में जो आएगा, डिमांड रखने का सभी का अधिकार है, मांग कर सकते हैं, जस्टिस के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर कार्यवाही करे। तो कार्यवाही की पहली डिमांड ये थी कि आप एफआईआर करो, तो उसके सामने एफआईआर हो गई, पुलिस उसमें तो उसकी तपास कर रही है। एक कोई पॉलिटिकल मुद्दा के तौर पे इस स्थिति को नहीं ले जानी चाहिए और नहीं किसी को डाइवर्ट करनी चाहिए। देश की भी एक दिक्कत है कि सभी चीज़ों को भारत योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, पंजाब में बंद किया हुआ है। बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सारे जर्नलिस्ट हैं, हमें भी उस योजना में यहाँ पे रखा गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाओ, एक तो डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो इम्प्लीमेंट ही नहीं है ज़्यादातर उसमें। तो इसका कारण क्या है? उसमें जब मेरे पास ये सूचना आई, क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देगी जब हॉस्पिटल को टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। आप इलाज कराओगे, पैसा नहीं मिला तो हॉस्पिटल आपको इलाज नहीं देगी। तो बीच में पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया था, तो मैंने इंटरवेंशन किया। हेल्थ मिनिस्टर मुझे आके मिले, उन्होंने अभी ये चालू कर दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारी डिस्कस हुई, मैंने कहा कि राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से चलाए, कोई दिक्कत है तो हमें बोलो। तो अभी बाद में उन्होंने पैसा दे दिया, वो चालू हो गए जब 4-6 महीने तक। बड़े हॉस्पिटल्स इससे दूर क्यों हो रहे हैं? पंजाब लुधियाना में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल उसमें नहीं है, सिर्फ आंखों के हॉस्पिटल है या एक दो हड्डी और ऑर्थो वाले, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। बड़े हॉस्पिटल्स कोई भी उसमें उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना प्रयास होगा उतनी सक्सेसफुल चलेगी। मैंने सब हॉस्पिटल्स से मीटिंग की और उसमें जो जो कमियां उसको मुझे दिखी, वो कमियां को भी अभी दुरुस्त कर दिया है। अभी जाके आयुष्मान भारत योजना से इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ी हुई हॉस्पिटल को मिली है, वो बदल देखेंगे। पहले लाभार्थी का लिस्ट सुनिश्चित नहीं था, दुरुस्त हो गया। सॉफ्टवेयर में कोई बदल करना था, क्योंकि अनुभव के आधार पर कई चीज़ ऐड करनी चाहिए होती है, वो हो गया। तीसरा, पैकेज कम था तो पैकेज भी बढ़ाया गया। चौथा, भारत सरकार ने ऑटो मोड में कर दिया कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट पैसा डालेगी, भारत सरकार का पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें भी मैं बदल कर रहा हूँ कि बैंक में स्टेट गवर्नमेंट बैंक को ही जिम्मेवारी दे दे पेमेंट करने की। पहले वो इंश्योरेंस मोड में था, तो कंपनी इंश्योरेंस लेती थी और इंश्योरेंस कंपनी तो क्या करेगी, उसको पैसा बचाने की कोशिश करेगी, तो वो उसको अच्छी तरह से कोई ना कोई क्वेरी निकाल के केस को वापस करती थी। तो हमने इंश्योरेंस मोड से उसको ट्रस्ट मोड में ला दिया। ट्रस्ट मोड यानी कि राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, कोई इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता नहीं है, वही चेक कर ले और उसको कर दे। तो ये भी सुनिश्चित कर दिया, ज़्यादातर स्टेट उसमें जुड़ गया है, पंजाब भी जुड़ गया है उसमें। तो ट्रस्ट मोड से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना सुनिश्चित कर दिया है। अभी बदल हो चुका है, अभी आप जाएंगे तो, और डेली 3 से 4 न्यू हॉस्पिटल डेली जुड़ने लगी। अच्छा सर, पंजाब के मुख्यमंत्री को आपने Z+ छुट्टी देने की बात की, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे कि मेरे लिए पंजाब पुलिस, सर वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में मुझे कोई खतरा नहीं है, और स्टेटों में अगर मैं जाता हूं उनका तो विषय मैं पॉलिटिकल विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सरकार को लगा होगा, एक मिनट अटेंशन, वन बाय वन प्लीज। सर एक मिनट सर, जिस तरह राहुल गांधी ने यूएस में कहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इंडिया में सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है यहाँ पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। आपने जीडीपी की बात करी है कि जीडीपी इंडिया की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जीडीपी अच्छी है, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो 9 साल में सर 2 बार नोटबंदी क्यों?
कहाँ नोटबंदी हुई? सर पहले भी नोटबंदी होगी, अब 2000 का नोटबंदी होगी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर मैं वो भी क्लैरिफिकेशन दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोट है वो आपने जो बंद करने का फैसला लिया है आरबीआई ने। एक मिनट, उसमें आपको कोई नुकसान हुआ? किसी को भी कोई नुकसान हुआ? आप जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपने भी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ से बैठे हुए किसी को एक 2000 की नोट इसलिए लाई गई थी उस वक्त जब नोटबंदी की गई, उस वक्त करेंसी तुरंत ही चाहिए, तो 1000 रुपये की नोट बंद की और मार्केट में तुरंत ही करेंसी चाहिए, तो एक शॉर्ट टाइम, एक मिनट आपके समझ में आए इसलिए। बाकी आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका ऐसा भी जवाब दिया है इसलिए। तो उस वक्त सरकार ने 2000 की नोट मार्केट में लाई, बाद में उसको फिर से छापी नहीं, लेकिन वो जाती गई बैंक में, वैसा वैसा उसको विड्रॉ होती रही। केवल 7% ही नोट जो छापी थी उसमें ही 7% नोट मार्केट में थी। तो सरकार ने कहा कि 4 महीने में सभी नोट्स रोटेट होके फिर बैंक में चली जाए, और उसके बाद तब तक वो स्टैंडर्ड वो चार्टर्ड रहेगी, और 4 महीने के बाद उसका उपयोग बंद किया जाएगा। इसलिए नोटबंदी के रूप में उसको नहीं लागू कर सकते हैं, लेकिन नोट विड्रॉ करना हर सरकार के समय में, नोट एक उसका बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है, एक इकोनॉमी है, ये होता रहता है, करना पड़ता है। लेकिन उसका हमारे समाज जीवन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो तो बताओ कि भाई आपने 2000 नोट की बंदी कर दी इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसा कहा किसी के हुआ हो, न्यूज़ में आया हो? लेकिन लोग जो है बैंकों में जाकर इस समय काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई जगह पे परेशान नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग। अरे भाई जहाँ सभी जगह पे, ये तो आप जाके किसी का बना ले तो आपका अधिकार है भाई, मैं रोक नहीं सकता। मैसेज, अरे भाई बैंकों में आप जाके चेक कीजिए। एक तो हम जी जाके ऐसे कुछ अपने आप नहीं बनाते, जो वहाँ हो रहा है वही बनाते हैं। नहीं ऐसा है, एक मिनट अपना सवाल करो। एक मिनट, सभी जगह पे किसी के स्थान पर 2000 के नोट नहीं लेना, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे 2000 के नोट ले लेंगे, आप कोई व्यवहार में उपयोग करेंगे 2000 के नोट स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग हो रही है। कोई इंडिविजुअल किसी के जगह में किसी का गलत अनुभव हुआ होगा, लेकिन टोटल में ऐसा कुछ नहीं है। लुधियाना तो दिलराज सिंह की रिपोर्ट।